हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी की शुरुआत में किस देश का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छांगजियांग। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। पीली नदी हुआंग है। यांगसी नदी या छांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और पर्ल नदी। देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चीन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र हैं। दूसरा है, हान सबसे प्रमुख जाति समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। तीसरा है, चीन बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल तीसरा कथन गलत है। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र हैं। हॉन सबसे प्रमुख जाति समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। कैंटनीज कैंटन की बोली उए और संघाई नीज जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जापान एक द्वीप एक श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप है, होन्शु, क्यूशु, शुकोकु और होक्काइडो। दूसरा है, जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। तीसरा है, जापान में पशुपालन की परंपरा है। गेहूं बुनियादी फसल है और सोयाबीन प्रोटीन का मुख्य स्रोत। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल तीसरा कथन असत्य है। जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप है, होन्शु, क्यूशु, शुकोकु और होक्काइडो। आओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, लगभग बाहामास वाले ही अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था।
जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते सत्ता शोगुनों के हाथ में सत्ता आ गई। दूसरा है, शोगुन देम्ब्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना हो। तीसरा है, सामुराई योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन और देम्यो की सेवा में थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन देम्यो चलाते थे। शोगुन देम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन देम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न हो। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा देम्यो की सेवा में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जापान को अमीर माना जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम जैसी विलासिता की वस्तुएं आयात करता था। दूसरा है, निशिजिन का रेशम विश्व में सर्वोत्तम माना जाने लगा। तीसरा है, इन आयातों का भुगतान सोने और चांदी से करने से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप तोकुगावा ने बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। उन्होंने क्योतो के निशिजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशिजिन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेजी वंश की पुनर्स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1867 से 68 में। 1867 टू 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। अगला प्रश्न है, मेजी की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग। 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कामोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। अगला प्रश्न है, मेजी पुनर्स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। दूसरा है, मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी।
तीसरा है, अमेरिका के कमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाने के लिए एक समझौते की मांग रखी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका में कमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से एकमात्र पश्चिमी देश जो जापान के साथ व्यापार करता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉलैंड। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिम देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। अगला प्रश्न है, 1868 ईस्वी में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को सत्ता से हटाकर किस नई राजधानी बना दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टोक्यो। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। अगला प्रश्न है, जापान के किस सम्राट ने समृद्ध देश, मजबूत सेना के नारे के साथ अपनी अर्थव्यवस्था के विकास और मजबूत सेना का गठन करने का निर्णय लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुकोहू क्योहे। सरकार ने फुकोहू क्योहे के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर शाही आदेश के किस वर्ष में लोगों से सीखने, सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ाने और साझा हितों को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1890। 1890 की शिक्षा संबंधी राज्याज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक और साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, जापानी लोगों ने दो ध्वन्यात्मक वर्णमालाएं विकसित की। उनमें से एक है हिरागाना, दूसरी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कताकाना। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इसमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली। क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है, उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया, वह है हिरागाना और कताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि मुरासाकी। यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों को मिलाकर लिखी जाती है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। अगला प्रश्न है, निम्न में से जापान में नई विद्यालय व्यवस्था क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1870 के दशक में जापान में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य था। 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं था।
पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। स्कूल में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। दूसरा है, प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। तीसरा है, 20 साल से कम उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। चौथा है, एक कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों का गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। साथ ही ये इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों में काम आ सके। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। अगला प्रश्न है, टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच जापान की पहली रेलवे लाइन किस वर्ष बनाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1870 से 72 में। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगर को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं की शुरुआत हुई। दूसरा है, 1870 के दशक के प्रारंभ में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में बढ़कर 5.5 करोड़ हो गई। तीसरा है, 1925 तक 21% जनसंख्या शहरों में रहती थी। 1935 तक यह आंकड़ा बढ़कर 32% हो गया। देश की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसे कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों से होने लगा। ज़ाइबात्सु का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होकाइडो की ओर, जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ। उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एक किसान का स्वयं शिक्षित बेटा एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति बन गया। दूसरा है, वे प्रथम डाइट के सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। व्यक्ति को पहचाने।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तनाका सोजो। एक किसान के बेटे तनाका सोजो ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डायट में सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। आशियो खान से वातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके कारण 100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, उनका जन्म एक गरीब समुराई परिवार में हुआ था। उन्होंने नागासाकी और ओसाका में डच और पश्चिम विज्ञान और बाद में अंग्रेजी का अध्ययन किया। दूसरा है, 1860 में वे अमेरिका स्थित पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। तीसरा है, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जो आज केयो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले समाज मेइरोकुशा के मुख्य सदस्यों में से एक थे। व्यक्ति को पहचाने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फुकुजावा युकिची। इनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। इससे उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। इन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज केयो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मेरुकुसा संस्था के मुख्य सदस्यों में से थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। फुकुजावा युकुची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। अगला प्रश्न है, जापान के पश्चिमीकरण और परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश की सभ्यता ऊंचाइयों पर थे जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। दूसरा है, जापानी बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। तीसरा है, जापान की अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों को निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके सेतसुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। अगला प्रश्न है, कथन जापान की अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिमी का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फुकुजावा युकिची। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था।
फुकुजावा युकुची मीजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोगा का संक्षिप्त रूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक लड़की। मोगा आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द है। यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के साथ आने का सूचक है। नए मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का लुत्फ उठाया। अगला प्रश्न है, जापान का आधुनिकता समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कई पीढ़ियों को मुखिया के नियंत्रण एक परिवार में बदल गए थे। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। अगला प्रश्न है, जापान में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष मतदान किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हारकर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म होने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन कई अन्य लोगों का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वह पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाएबात्सु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1964 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो में। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। इस पर रेलगाड़ियां 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। यह भी जापानियों की सक्षमता दर्शाती है कि वे नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सकें। अगला प्रश्न है, चीन के आधुनिक इतिहास, संप्रभुता, समानता और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चीन के कांग योवेल और लियांग किचाओ जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरा है, गणतंत्र से पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। दूसरा है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता और विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं। कांग योवेल या लियांग किचाओ जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे, गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक चीन की शुरुआत डैश और डैश शताब्दियों में पश्चिम के साथ इसके पहले टकराव से मानी जा सकती है, जब जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विज्ञान और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1617। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ
उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तत्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन और ब्रिटेन। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उनका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तत्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम। यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर केंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उन चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।